हे वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी का टेस्ट 3 आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट लॉ कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो बहुत सारे एक्ट्स हम पढ़ते हैं, जो लक्ष्मीकांत में फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम पढ़ते हैं रेगुलेशन एक्ट, देन हम पढ़ते हैं पिट्स एक्ट 1784, देन चार्टर एक्ट पढ़ते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स हैं, बहुत सारे इंडियन काउंसिल एक्ट्स हैं। तो वो सब एक्ट्स के हमें मेन पॉइंट्स पता होना चाहिए। उसी टॉपिक में से क्वेश्चन है कि फर्स्ट लॉ कमीशन कौन से एक्ट के अंडर आया था। सो आंसर इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट 1833 के अंडर प्रपोज किया गया था कि लॉ कमीशन बनाया जाएगा, और इसको बनाया कब गया था? 1834 अंडर चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैक्यूले। उसके अलावा इस एक्ट में और क्या क्या था? इस एक्ट में सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले एक कमर्शियल बॉडी मानी जाती थी उसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया था। और इसी एक्ट के अंदर जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उनको इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसी एक्ट के बाद से पहले हर रूल को रेगुलेशन बोला जाता था, इस एक्ट के बाद से हर रूल को एक्ट बोला जाने लगा। ठीक है, सो राइट आंसर विल बी ए। मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया वर। अब देखो जैसे हमारे इलेक्शंस होते हैं तो ऐसे ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी तो उसके मेंबर का आपको पता होना चाहिए कि वो इलेक्ट हुए थे या नॉमिनेट हुए थे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे वो कौन कौन थे। एक तो जो मेंबर्स थे वो थे ब्रिटिश प्रोविंसेस से, एक जो दूसरे मेंबर थे वो थे प्रिंसली स्टेट से। जो मेंबर प्रिंसली स्टेट से थे उनको नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, वहाँ के लोगों ने अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव जो था वो नॉमिनेट कर दिया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश प्रोविंसेस की तो वहाँ के जो मेंबर्स थे उनको इलेक्ट किया गया था, बट इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया था। अब ये इनडायरेक्टली इलेक्ट कैसे करते हैं? हमारे यहाँ कौन से इलेक्शन इनडायरेक्ट होते हैं? राज्यसभा के। जैसे हम स्टेट असेंबली के लिए वोट डालते हैं, अभी रिसेंटली रिजल्ट भी आया है ना स्टेट असेंबली का, तमिलनाडु का, वेस्ट बंगाल का, पुडुचेरी का। तो हमने स्टेट असेंबली के लिए अपने एमएलएज सेलेक्ट कर लिए। वो जो एमएलएज होते हैं फिर वो आगे इलेक्ट करते हैं किसको? राज्यसभा के लिए एमपीज़ को। ठीक है, तो वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया कि हमारे चूज़ किए हुए, हमारे इलेक्ट किए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स ने फर्दर रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया, तो वो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इनडायरेक्ट इलेक्शन था और एक नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। तो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी सही है, आंसर विल बी सी। Which of the following provisions were part of objective resolutions passed by जवाहरलाल नेहरू? अब जवाहरलाल नेहरू ने 9 दिसंबर को जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसमें तो क्या किया गया था? हमारे जो इंटरिम प्रेसिडेंट थे उनको चूज़ किया गया था। उसके बाद जब सेकंड मीटिंग हुई थी 12 दिसंबर को, उसमें उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा था जिसको थोड़े टाइम बाद एक्सेप्ट कर लिया गया था। उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे थे, तो हमें ये बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन से पॉइंट्स उसमें थे। फंडामेंटल राइट्स यस थे उसके अंदर, सेफगार्ड टू माइनॉरिटीज़, ट्राइबल, डिप्रेस्ड, अदर बैकवर्ड क्लासेस ये भी था उसके अंदर, प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड ये भी था उसके अंदर। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर विल बी डी। उसके अलावा उसमें क्या था कि हमारी कंट्री सॉवरन होगी, रिपब्लिक होगी, जस्टिस होगा, इक्वालिटी होगी, यूनियन ऑफ स्टेट होगा एंड इंटेग्रिटी होगी। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स हैं, याद रखना। ज़रूरी नहीं कि ये तीनों पॉइंट आएंगे, कोई भी पॉइंट आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस वर परफॉर्म बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी उसको क्या क्या काम दिया गया था? एक तो हमें पता है उसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम दिया गया था, बट दैट पॉइंट इज़ नॉट इन ऑप्शंस। तो हमारे पास हमें दूसरा काम पता है कि दूसरा काम उसको क्या था, वो लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी काम कर रही थी। जब वो लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम कर रही होती थी तो उसके प्रेसिडेंट कौन होते थे? जीवी मावलंकर। तो ऑर्डिनरी लॉ तो इनेक्ट होते थे जब वो लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करती थी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। सेकेंड हम बात करते हैं नेशनल फ्लैग की या नेशनल एंथम की। यस, ये स्टेटमेंट भी सही है। नेशनल फ्लैग हमारा अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को, हमारे इंडिपेंडेंस से पहले। सो दैट हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक फ्लैग होना चाहिए। और नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग इन दोनों को कब अडॉप्ट किया था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने? 24 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो हमारा लागू हो गया था। देन उससे 2 दिन पहले हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग एंड ऑल्सो उन्होंने हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी इलेक्ट कर दिया था। सो हमारे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर विल बी डी।
Consider the following statements with regard to enactment of the Constitution of India. On November 26, 1949, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से बन चुका था। हमारे प्रीएम्बल में भी यही डेट लिखी हुई है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को इनैक्ट एंड अडॉप्ट हो गया है और उसी दिन से जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कमेंस हो गया था। बट उसको एनफोर्स नहीं किया गया था। उसको एनफोर्स कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। अब उसको इनैक्ट अडॉप्ट करने में और एनफोर्स करने में क्या डिफरेंस है? इनैक्ट अडॉप्ट करना मतलब क्या होता है? हमने बना लिया है और हमारी कंट्री के सब लोगों ने इसको अपना लिया है। एनफोर्स करना क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो प्रोविजंस लिखे हुए हैं वो सब कब से लागू होंगे, तो वो कब से हुए थे? 26 जनवरी 1950 से। बट ऐसा नहीं था कि 26 जनवरी 1950 को ही पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको एनफोर्स किया गया था। उससे कुछ प्रोविजंस ऐसे थे जो 2 महीना पहले 26 नवंबर 1949 को फोर्स में आ गए थे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इसमें लिखा हुआ है द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, ये गलत है। कुछ प्रोविजंस उस दिन फोर्स में आए थे बट पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया था। Now second statement, with the commencement of constitution both the India Independence Act of 1947 and Government of India Act 1935 को रिपील कर दिया गया था। यस, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा उसके बाद से पहले के जो भी एक्ट थे उन सबको रिपील कर दिया गया। जो भी ज़रूरी पॉइंट हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चाहिए थे वो कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिए थे, बाकी सब एक्ट को रिपील कर दिया था। सो नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। आंसर विल बी बी, 2 ओनली। Which of the following statements are correct with regard to Independence Act 1947? हमें बताना है इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में क्या लिखा था। इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया कैन ऑल्टर एनी लॉ मेड बाय ब्रिटिश इन रिलेशन टू इंडिया, सही है। इंक्लूडिंग द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इटसेल्फ, ये भी सही है कि जो इंडिया है वो किसी भी लॉ को रिपील कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है, जो भी उसका मन करे वो कर सकता है, ठीक है। इट एबोलिश्ड द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये गलत है। गवर्नर जनरल का ऑफिस था ही नहीं इंडिपेंडेंस से पहले। जो एबोलिश करेंगे, उस टाइम पर वाइसरॉय होता था, तो वाइसरॉय के ऑफिस को एबोलिश करके गवर्नर जनरल का ऑफिस लाया गया था। एंड वाइसरॉय कौन थे हमारे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। Though it declared India as independent, it did not proclaim the lapse of British paramountcy over Indian princely states, ये गलत है। जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ वैसे ही ब्रिटिशर्स का सारा रूल, सारी पैरामाउंसी हमारे इंडिया के सारे हिस्से पे से ख़त्म हो गई थी। सो स्टेटमेंट थर्ड इज़ इनकरेक्ट, सेकंड इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। आंसर विल बी ए। Consider the following statement in context of preamble to the Constitution. Preamble states that Constitution derives its authority from the Constituent Assembly of India. No. हमारे प्रीएम्बल में फर्स्ट लाइन में ही लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव आवर सेल्व्स, मतलब कि हम लोग खुद को कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। तो अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन की कहाँ से आती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया से आती है, नॉट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन वर्ल्ड टू बिगिन विद द प्रीएम्बल। अब देखो हम ये देख लेते हैं ऑप्शंस में हम जो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट कर चुके हैं उससे कौन से ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी इज़ गेटिंग एलिमिनेटेड। ऑप्शन बी और सी में 3 ओनली एंड 2 एंड 3 ओनली रह गया है। सो हमें दोनों ही स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी। कई बार ये होता है कि जब हमें एक स्टेटमेंट का पता चल जाता है कि वो इनकरेक्ट है तो हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही ऑप्शंस तक पहुँच जाते हैं और हमें सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। बट यहाँ हमें पढ़ना पड़ेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था जो प्रीएम्बल से शुरू हुआ था, नहीं। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा कि हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्सेज, कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट को कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, तो उसमें आपने देखा होगा हमने प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट यूएसए से लिया है। तो हम अगर कॉन्सेप्ट किसी और कंट्री से ले रहे हैं दैट मीन्स उस कंट्री के पास वो कॉन्सेप्ट पहले से था। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था पहला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था प्रीएम्बल लाने वाला। स्टेटमेंट 2 इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। तो अब हमें क्या है, स्टेटमेंट थर्ड पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं है। स्टेटमेंट 1 और 2 इनकरेक्ट हो चुके हैं, तो ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है? बी, 3 ओनली। वैसे पढ़ लेते हैं क्लैरिटी के लिए। प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गिव्स क्लैरिटी इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही है। पहले हमारे पास
बैरूबरी रीयूनियन केस हुआ था 1960 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था दैट प्रीएम्बल इज़ नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन नॉट बी अमेंडेड। उसके बाद 1973 में केसवनंदा भारती केस हुआ था, जिसके मेन पैटिशनर केसवनंदा भारती की रिसेंटली सितंबर 2020 में डेथ भी हुई है। उसमें ये डिसाइड किया गया था दैट प्रीएम्बल इज़ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड गिवन दैट बेसिक स्ट्रक्चर इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड। सो स्टेटमेंट 3 इज़ करेक्ट, आंसर विल बी बी। प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया एज सोवरन, व्हाट डज दिस इम्प्लाई? प्रीएम्बल बोलता है कि इंडिया एक सोवरन कंट्री है, तो इससे क्या पता चलता है? दैट देयर इज़ नो अथॉरिटी अबव इंडिया एंड इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर। बिल्कुल सही है, इंडिया सोवरन है, इसका मतलब ये है कि इंडिया अपने अफेयर्स खुद से मैनेज कर सकता है, इंडिया से ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। इसका एग्जाम्पल अभी हमने देखा था, इंडिया ने अपनी सोवरनिटी को मेंशन करते हुए, उसको साइड करते हुए ये बोला था कि चाइना के जो ऐप है वो बैन किए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमारी प्राइवेसी जो थे वो चुरा रहे थे। इंडिया कैन एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और इट कैन सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी, ये भी सही है। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने बहुत सारी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर किया है, फॉर एग्जांपल पुडुचेरी, और अपनी टेरिटरी का कुछ पार्ट दिया भी है, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश को बैरूबरी का कुछ पार्ट दिया गया था। सो ये बिल्कुल सही है, सॉवरन के अंदर ये दोनों ही पॉइंट आते हैं, आंसर विल बी सी। प्रीएम्बल स्टेट्स दैट इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, प्रीएम्बल बोलता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उससे क्या मतलब है? रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रीकॉल, प्लेबिसाइट जो है वो 4 मेन डिवाइस है ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। फर्स्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें पीपल पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन मेकिंग पॉलिसीज, इन मेकिंग रूल्स, इन मेकिंग लॉज। और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है जिसमें पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट ना करके अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं सो दैट वो हमें रिप्रेजेंट कर सके और हमारे लिए लॉज बना सके। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज ऑल्सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और ये जो 4 मेन डिवाइसेस हैं, दीज आर नॉट पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इनका मतलब क्या होता है? रेफरेंडम में क्या किया जाता है कि कोई एक प्रपोजल होता है जो इलेक्टोरेट को प्रपोज किया जाता है और उनकी डायरेक्ट वोटिंग से डिसाइड किया जाता है कि उस लॉ को, प्रपोजल को एक्ट बनाया जाए या नहीं लाया जाए। इनिशिएटिव में क्या होता है, जो पीपल होते हैं, आम जनता होती है, वो लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी भी प्रपोजल को इनिशिएट कर सकते हैं। रीकॉल में क्या होता है, कोई ऑफिसर है जो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है तो लोग उसको उससे हटा सकते हैं ड्यूटी से। और जो रिकॉल का ऑप्शन है अभी इंडिया में भी आ गया है, बट अभी ये इतने बड़े लेवल पर नहीं आया है, अभी ये पंचायती राज सिस्टम में आया। देन प्लेबिसाइट कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट होता है, स्पेसिफिकली टेरिटोरियल डिस्प्यूट, वैसे अगर और कोई डिस्प्यूट होता है तो उस पर पब्लिक ओपिनियन जो है वो लिया जा सकता है। सो ये तो स्टेटमेंट हो गई हमारी इनकरेक्ट। ये जो 4 डिवाइस हैं वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के नहीं है। प्रीएम्बल प्रोवाइड्स फॉर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ओनली एंड नॉट फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। हमारे प्रीएम्बल में जो डेमोक्रेसी वर्ड यूज़ किया गया है वो एक ब्रॉडर सेंस में यूज़ किया गया है। इसमें पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी तीनों के ही बारे में बताया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, एंड ऑल्सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को DPSPs रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाती है? गलत। सो आंसर विल बी डी, नाइदर 1 नॉर 2। Which of the following words were added by 42nd Amendment Act to the preamble? जब 1973 में केसवनंदा भारती केस में डिसाइड किया गया दैट प्रीएम्बल इज़ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड, उसके बाद 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया जिसके थ्रू प्रीएम्बल को अमेंड करके उसमें 3 वर्ड्स डाले गए हमारे पास, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। सोवरन वर्ड नहीं डाला गया, जैसा कि हमने पढ़ा जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था उसमें सोवरन वर्ड मेंशन था, तो ऑब्वियसली हमारे प्रीएम्बल में भी वो मेंशन होगा। ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी ये वर्ड मेंशन नहीं थे। इंटेग्रिटी उसमें था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में था, बट प्रीएम्बल में मेंशन नहीं किया गया था। नेचर प्रीएम्बल का था, इंटेग्रिटी वाला भी था। कुछ लाइन ऐसी भी लिखी गई थी जिससे पता चलता है कि हमारी जो कंट्री है वो सेक्युलर भी है, सोशलिस्ट भी है, बट इन वर्ड्स को एज इट इज़ यूज़ नहीं किया गया था, ओनली सोवरन वर्ड को एज इट इज़ यूज़ किया गया था। सो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ इनको अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। आंसर विल बी सी। आज के लिए इतना ही। डेली हम डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चंस, ऐसे धीरे धीरे करके चलेंगे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो
हम अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही रिवाइज़ करते रहो, रोज़ थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते रहो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।